Welcome to the lesson number 2 for the Information Technology Tools and Network Basics module. आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, ठीक है, और उनके ईयर्स देखेंगे, क्या क्या ड्यूरेशंस थे उन जनरेशन्स के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी उसका जो ईयर था या उसका जो ड्यूरेशन था वो 1945 से लेकर के 1955 के बीच में था, राइट। और अगर मैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करता हूँ तो इसका जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। हम लोग यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे अगर हमें कोई भी डेटा प्रोसेस करना होता था। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ द मेन component of first generation computer, main component of first generation computer was vacuum tubes, and valves. The main work of vacuum tube the main work of vacuum tube the main work of vacuum tube or valve is to amplify or valve is to amplify or control the electronic signals, राइट। तो अगर मैं वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व की बात करूं तो इसका जो मेन टास्क था, मेन वर्क था, वो था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करना, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट to complete the circuit of a single computer 30,000 to 60,000 components were used. 30,000 to 60,000 components were used, ठीक है, components were used। तो आप समझ सकते हैं एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हम कितने कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, बल्कि हम उसके सर्किट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का एक सिंगल सर्किट बनाने के लिए हमें 30,000 से लेकर के 60,000 कंपोनेंट्स तक यूज़ करने पड़ते थे, ठीक है। द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज। इसका जो साइज़ था वो भी बहुत
लार्ज था। द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज, क्योंकि तब हमारे पास टेक्निक ही नहीं थी कि हम कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकें। तो हम कंपोनेंट लगाते जाते थे और उससे उसका साइज बढ़ता जाता था। ठीक है। दिस कंप्यूटर consumes lot of energy consume lot of energy, काफ़ी ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू मच हीट काफ़ी हीट जनरेट होती थी। राइट। और इस हीट को कूल करने के लिए हमें कूलिंग प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती थी। देयर was need of a cooling plant. There was a need of cooling plant with each computer. तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है, तो इसका जो ईयर था वो था 1945 से लेकर के 1955 तक। ठीक है। इस ड्यूरेशन में हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो कि वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स पर बेस्ड था। और यही वैक्यूम ट्यूब्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है। और इसको बनाने के लिए कम से कम 30,000 से 60,000 कंपोनेंट तक यूज़ किए जाते थे। ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही लार्ज था और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करता था। ठीक है। और हर कंप्यूटर के लिए हमें एक कूलिंग प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। तो ये बहुत ही खर्चीला भी था। राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन था वो था 1955 से लेकर के 1964 तक। ठीक है। 1955 से लेकर के 1964 तक। राइट। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। द सेकेंड जनरेशन computers are based on transistors. Right. Based on transistors. Okay. The working of transistor it's similar to the vacuum tubes
vacuum tubes. But the transistors are smaller in size. जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब की तरह ही हैं, लेकिन उनसे साइज में छोटे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो consumes less electricity, right, and produce less heat. ठीक है, ये क्या करता है, लेस इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हीट भी कम जनरेट करता है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन के से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, with the use of transistors size of the computer reduced. Size of the computers reduced. ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो कंप्यूटर का साइज था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, बट स्टिल they were नॉन पोर्टेबल, लेकिन अभी भी वो पोर्टेबल नहीं थे। पोर्टेबल मतलब हम इजीली उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, तो अभी भी वे पोर्टेबल नहीं थे, नॉन पोर्टेबल थे। एंड द रिक्वायरमेंट of cooling plant was also mandatory. अभी भी कूलिंग प्लांट की ज़रूरत थी हमें। ठीक है, तो देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड है। ठीक है, जो इनका प्रोसेसिंग करने का जो डिवाइस था दैट वाज ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर्स क्या थे, वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में छोटे थे, और इसी वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो भी छोटा हो गया। ठीक है ना, और दूसरी अच्छी बात थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे, और पावर और जो हीट था वो कम प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाए कूलिंग प्लांट की, तो अभी भी उन्हें ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए हमें कूलिंग प्लांट की ज़रूरत थी। ठीक है, और दूसरा क्या था कि अभी भी वे नॉन पोर्टेबल थे, मतलब हमको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते थे। राइट, तो इस तरीके से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किया गया। उसके बाद में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसीज पर बेस्ड था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बेस्ड था, जो कि बहुत बड़ा इन्वेंशन था कंप्यूटर्स के फील्ड में। ठीक है, और आईसीज ने बहुत सी चीज़ें सॉल्व कर दी। तो अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन के बाद में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, अब मैं बात करूँगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की।
थर्ड जनरेशन। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो था 1964 से 1974। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, द मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर was IC। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चीज़ें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आई। ठीक है। अगर मैं आईसी की बात करूं, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी इज द ग्रुप ऑफ सर्किट्स fabricated silicon wafer with the help of the microelectronics right. With the use of the ICs, size of third generation computer, size of the third generation computer get reduced, और छोटा हो गया, get reduced, and the processing speed get increased. Okay. Now the computers becomes portable. There was, ठीक है, अब कंप्यूटर क्या हुए, पोर्टेबल हो गए, उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करें, देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी कूलिंग प्लांट। तो ये भी अच्छी बात थी कि हमें अब कूलिंग प्लांट की ज़रूरत भी नहीं थी। देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी कूलिंग प्लांट। राइट। तो अब हमें किसी भी कूलिंग प्लांट की ज़रूरत भी नहीं थी। देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी कूलिंग प्लांट with this computer. Right. Only
only a small cooling device AC was required. ठीक है, तो अगर बात करी जाए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसका जो ड्यूरेशन था वो था 64 से लेकर के 1974 तक, और इसका जो मेन कंपोनेंट था वो था आईसीज, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इन आईसीज की हेल्प से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब कंप्यूटर्स क्या थे थर्ड जनरेशन में, पोर्टेबल बन गए थे, हमें अलग से कूलिंग प्लांट की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बस एक हमें स्मॉल कूलिंग डिवाइस एसी को लगाना पड़ता था हर कंप्यूटर के साथ में। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉल्व कर दिया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 1975 से लेकर के और 1989 तक था। ठीक है, अगर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो मेन कंपोनेंट था वो था LSIC, या इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, द मेन component the main component of fourth generation computer is LSIC। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर with the use of LSIC processing speed of the computer gets increased, right? Processing speed of the computer gets increased and size gets decreased। ठीक है, और यही हमारा अल्टीमेट मोटिव भी था। ठीक है, कि हम कंप्यूटर के साइज को छोटा कर सकें, राइट, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकें। ठीक है, जितना फास्ट प्रोसेस करेगा उतना जल्दी हमें रिजल्ट अचीव होगा, राइट। इन these computers only a small fan is used
only a small fan is used for the purpose of for the purpose of for the purpose of cooling. ठीक है, राइट। बस हमें एक स्मॉल फैन यूज़ करना है कूल करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, राइट। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व कर दिया। तो अब इसके बाद में हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। तो ये हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ जनरेशन की, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1989 से लेकर के टिल डेट तक। ठीक है, अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। द मेन component of fifth generation computer is VLSIC. That is the very large scale integrated circuits. ठीक है, and AI, that is the artificial intelligence. artificial intelligence, right, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ये मेन कंपोनेंट हैं। हम यहाँ पर VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते हैं, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं। with the help of the VLSIC processing speed of computer will be increased, right, and AI will provide the facility to the computer to take small decisions by itself, right। तो अगर हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो अब कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल हो गया है, क्योंकि उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है कंप्यूटर्स का जिसमें कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, खुद डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, खुद डिसीजंस ले सकते हैं, राइट।
जैसे कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम शॉपिंग करते हैं ना, हम वेबसाइट पे जा कर के क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो हमने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदा ए, राइट। अब ए के साथ में आप और क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये कंप्यूटर आपको खुद सजेस्ट करने लग जाता है। आपने देखा होगा नीचे सजेशंस आती हैं उसकी, ठीक है ना, वो सजेस्ट करता है कि आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो वो सजेशंस कैसे आती हैं, वो सजेशंस आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो कंप्यूटर इतना पावरफुल हो गया है आजकल कि अब वो धीरे धीरे डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है। हमने उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि अब उसकी हेल्प से डिसीजंस भी ले सकता है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारे किस किस चीज़ों में बेनिफिशियल हो सकता है, ये बेनिफिशियल हो सकता है हमारे ड्राइवरलेस कार में, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी यूज़ करेंगे। ड्राइवरलेस कार आने वाले टाइम में आने जा रही है, ठीक है ना, ड्राइवरलेस कार। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंप्यूटर खुद डिसीजंस लेगा। जैसे रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल पे उसे रोकना है, उसने खुद डिसीजन लिया। उसे ग्रीन सिग्नल पे चलना है, उसने खुद डिसीजन लिया, ठीक है। तो ये डिसीजंस कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है ना, राइट। तो अगर ड्राइवरलेस कार होगी सड़कों पर तो उसमें क्या होगा, उसमें कंप्यूटर ही होगा, कंप्यूटर ही रन कर रहा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को ही डिसीजंस लेने हैं, राइट। तो ये जो डिसीजंस हैं ये कंप्यूटर खुद ले सकते हैं, और आजकल हम लोग लाइव एग्जांपल्स देख भी रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो कंप्यूटर्स खुद परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड उनके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, द ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर divided into two categories, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा वो है इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। और दूसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम आउटपुट देखते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में अगर मैं बात करूं, इनपुट डिवाइसेस में अगर मैं बात करूं तो जो पहला डिवाइस आता है वो है कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड देखा होगा ना, तो कीबोर्ड हमारा पहला इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, it is the standard input device. It is used and it is used to send the text information, to send the text type information, text type information, text type information to the computer,
to the computer. Keys of the keyboard, जो कीबोर्ड की कीज होती है ना, keys of the keyboard are arranged similar to the typewriter. ओके, तो जैसे टाइपराइटर में कीज होती थी ना, सिमिलरली हम लोग कीबोर्ड में भी वैसे ही कीज देखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनल कीज भी होती हैं, बट it has some extra functional keys, that a typewriter does not have. राइट। तो अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर इनको रिसीव करता है, ठीक है। तो इनपुट देने के लिए जो पहला इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करूँगा सेकेंड इनपुट डिवाइस की, और ये भी बहुत पॉपुलर है, आपको पता भी है, दैट इज़ द माउस। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, right? It is the device which makes our task very easy, ठीक है। जब हम माउस यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, राइट। इट इज़ वेरी हैंडी डिवाइस फॉर द GUI. It is very handy device for the GUI, ठीक है। A mouse is generally consists टू क्लिक बटन्स, आपको पता होगा, एक लेफ्ट और एक राइट में 2 क्लिक बटन्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूं, a mouse is generally consists 2 click buttons and a ball, राइट। तो माउस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम बहुत से काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये GUI एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही हैंडी डिवाइस है, ठीक है।
बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करूँगा, दैट इज़ द स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आपको पता है, इट इज़ यूज्ड टू सेंड any image, to send any image or the graphics in the memory of the computer। ठीक है, तो अगर स्कैनर की बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज या ग्राफिक्स को कंप्यूटर की मेमोरी में डाल सकते हैं। एक और इनपुट डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड द OMR। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन भी कहते हैं और समटाइम्स इसको हम लोग रीडर भी कहते हैं। राइट, तो अगर OMR की बात करें तो जो OMR शीट्स होती है ना, उनको रीड करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशंस को रीड करने के लिए हम लोग OMR इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इट इज यूज्ड टू रीड the information from the OMR sheet, sheets। ठीक है, तो जो OMR शीट होती है हम उससे इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, दैट इज द MICR। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इट इज यूज्ड टू रीड द कैरेक्टर्स, इट इज यूज्ड टू रीड the characters which are printed by magnetic ink, ठीक है, तो जैसे बैंक में जो चेक नंबर्स वगैरह होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पर MICR यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं OBR। ठीक है, एक और है दैट इज कॉल्ड द OBR। ठीक है, या इसको हम लोग BCR भी कहते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इट इज यूज्ड टू रीड द बारकोड,
बारकोड। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें बारकोड होता है, और जो कैशियर होता है वो क्या करता है, बारकोड को एक डिवाइस से रीड करता है और उसकी प्राइसिंग कर देता है। तो बारकोड क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं जो प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल होती हैं और उनसे वो प्राइसिंग करता है। ठीक है, तो ये तो सारे इनपुट डिवाइसेस थे। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस की भी बात करेंगे। तो अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस आता है वो है मॉनिटर। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉनिटर के बारे में, इट इज़ द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस and used to see the result given by the command। ठीक है, तो मॉनिटर आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं। जो सेकेंड आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ द प्रिंटर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू गेट रिजल्ट given by the computer on the hard copy। तो प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। जो भी कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे रहा है उसको हम हार्ड कॉपी पर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को प्रॉपरली पढ़ना है। जो भी आज हम लोगों ने कवर किया है इसको आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।